नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक रिमझिम के पाठ 2 फसलों के त्योहार के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला शीर्षक है मौसम का अंदाज, यानी यहाँ पर जितने भी प्रश्न होंगे वो मौसम से संबंधित होंगे। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी, यहाँ खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो। तो इसका उत्तर क्या है? ये एक संवाद था जो हमने पाठ के दौरान पढ़ा था। इस संवाद में खिचड़ी से मतलब क्या है? मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? जनवरी के महीने में। तो जनवरी के महीने में कैसा मौसम होता है? ठंडा मौसम होता है। तो इस समय किसकी बात की जा रही है? मकर संक्रांति या खिचड़ी के त्योहार के समय की बात की जा रही है, यानी उस समय के मौसम की बात की जा रही है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अगला प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? यहाँ पर डैश डैश जो है इसे आपको फिल करना है। अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। सूरज बिल्कुल ही ना निकले, ऐसा होना तो संभव नहीं, क्योंकि सूरज जो है वो अपनी जगह पर स्थित है और वो वहाँ से प्रकाशित होता है, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हाँ, यह हो सकता है कि सूरज धुंध की वजह से, बादल या प्रदूषण के कारण हमें दिखाई ना दे। अगर ऐसा होता है तो दिन में क्या होगा? चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा, मौसम ठंडा हो जाएगा, हमें बाहर निकलने में, काम करने में मुश्किल होगी। रोशनी के लिए हमें दिन में भी लाइट जलानी पड़ेगी, जिससे बिजली ज़्यादा खर्च होगी और जीवन की रफ्तार थोड़ी सी थम जाएगी, क्योंकि जब सूरज की रोशनी होती है तो लोगों में बहुत एनर्जी आती है काम करने की, लेकिन जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, हमारा काम करने का मन नहीं करता। इसलिए यहाँ पर हमने ये लिखा कि जीवन की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी थम जाएगी, थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? ये जो हमने पाठ पढ़ा उसके अनुसार हम इसका उत्तर लिखेंगे। अध्याय पढ़कर पता चलता है कि बाहर सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज की स्थिति और दिशा को देखकर लगाते हैं। जैसे कि सूरज जो है वो पूरब की ओर निकलता है तो सुबह किधर की तरफ दिखाई देता है? पूरब दिशा में। दिन में वो बिल्कुल सिर के ठीक ऊपर होता है और शाम को वो पश्चिम की ओर दिखता है, क्योंकि वो पश्चिम दिशा में छिप जाता है। तो लोग इससे भी दिन का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सूरज किस दिशा में है और वो ये अनुमान लगा लेते हैं कि क्या समय हो रहा होगा। तो ये हमने पाठ पढ़कर जाना। अब अगला जो प्रश्न है वो तुम्हारी जुबान शीर्षक से है। इसमें आपकी अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो है भाषाएं होती हैं, ज़ुबान होती हैं, उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। जैसे इन वाक्यों को आप अपने घर की भाषा में लिखो। ज़रूरी नहीं, एक तो हम हिंदी, क्योंकि हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए हम हिंदी भाषा में तो लिखेंगे ही, साथ साथ हम मैंने यहाँ पर पहाड़ी भाषा का जिक्र किया है, लेकिन आप जिस भी राज्य से संबंध रखते हैं आप उस भाषा का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। जो ये हमारे वाक्य दिए गए हैं, जैसा कि आपने पाठ के दौरान पढ़ा था कि एक बिहार का जो परिवार है उनकी आपसी बातचीत का वर्णन था, तो यहाँ पर भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ लिखा है, आज ई लोग के उठे के नईखे का, तो जो ये पंक्ति है ये भोजपुरी भाषा है, तो इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या? और हम इसे पहाड़ी में क्या कह सकते हैं? आज इना लोका उठड़ा नहीं क्या? तो ये हो गया पहाड़ी भाषा में। जो पंजाबी हैं वो पंजाबी में लिखेंगे, जो बंगाली हैं वो बंगाली में लिखेंगे। जिसकी जो भी भाषा है, लैंग्वेज है, आप उस भाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है, जब भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, ये भी भोजपुरी में लिखा हुआ है। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? जब भाग कर देख केले के पत्ते आए के नहीं। और पहाड़ी में हम क्या कह सकते हैं? दौड़ी रोजा देख केले रे पत्ते आए की नहीं। अगला जो शीर्षक है वो है भारत तेरे रंग अनेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग हमारा खान पान, अलग जैसे जैसे राज्य हैं, जितने हमारे राज्य हैं सबका अलग अलग खान पान है, उनका रहन सहन, उसका पहनावा, तो उनकी हर चीज़ के आधार पर
यहाँ पर जो शीर्षक है भारत तेरे अनेक रंग, जो हमारा देश है भारत वो कैसा देश है, विविधता का देश है। तो उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है, विविधता हमारे देश की पहचान है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं है। बेशक हम सब इंसान हैं, लेकिन हम सबके धर्म अलग हैं, हम सबके पहनावे, रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग अलग है। इसलिए हम क्या कहते हैं, भारत जो है वो विविधताओं का देश है। फसलों का त्योहार देश के विभिन्न रंग रूपों का एक उदाहरण है। जब हमने फसलों का त्योहार पाठ पढ़ा तो आपने देखा कि फसलों से संबंधित त्योहार मनाते हैं, लेकिन हर राज्य के मनाने का जो ढंग है वो अलग है। वो फसलों के त्योहार को अलग नाम से पुकारते हैं। तो उसी प्रकार जो हमने फसलों के त्योहार के दौरान पढ़ा, उसी से संबंधित आगे प्रश्न है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठे करे। ये एक तरीके से आपकी एक्टिविटी हो सकती है जो हम ग्रुप में कर सकते हैं। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। तो यहाँ पर एक मैंने जर्नल आंसर लिखा है, आप लोग इसे ग्रुप में कर सकते हैं कि एक ग्रुप भाषा के बारे में करेगा, एक ग्रुप कपड़ों के बारे में, एक वर्ष के बारे में, एक लोकगीत, लोक कला, जो जो यहाँ शीर्षक दिए गए हैं उनसे संबंधित हम जो है जानकारी हासिल करेंगे। जैसे पहला शीर्षक है भाषा, दूसरा है कपड़े, तीसरा नया वर्ष, चौथा भोजन, पांचवा लोक कला और फिर लोक संगीत। यानी जो विविधताएं हैं वो भारत में इन मुख्य चीज़ों के कारण है। जैसे पहला हमने लिया भाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि हर राज्य की अपनी भाषा है। उदाहरण के लिए हिंदी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनका जिक्र मैंने यहाँ नहीं किया है, लेकिन आप लिख सकते हैं। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है, क्योंकि हमारे भारत की मुख्य भाषा कौन सी है, हिंदी, क्योंकि यहाँ के अधिकतम लोगों के द्वारा ये बोली जाती है और ये हमारी राजभाषा भी है। दूसरा है कपड़े। यहाँ के लोग विविध प्रकार के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि हर राज्य का अपना पहनावा है। हर राज्य के लोग जो हैं अपने अपने अनुसार कपड़े पहनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ के लोग लुंगी पहनना पसंद करते हैं। उत्तर भारत में सलवार कमीज, घाघरा चोली, कुर्ता पजामा आदि पहने जाते हैं। वैसे ही आप अलग अलग राज्यों के पहनावे का वर्णन यहाँ कर सकते हैं। और हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 की 6 ऋतुएं होती हैं और हम ऋतुओं के अनुसार भी कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, बारिश में हम बारिश के, वर्षा ऋतु में हम वर्षा के अनुसार कपड़े पहनते हैं। तो हर मौसम के अनुसार भी हम कपड़े पहनते हैं और राज्यों के अनुसार भी हर राज्य के अपना अपना पहनावा है। तो आप उन सभी का वर्णन इस प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत कर सकते हैं। अगला है नया वर्ष। जो हम नया वर्ष मनाते हैं, दुनिया भर में नया साल अलग अलग तरीके और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। अगर हम हिंदू नववर्ष की बात करें तो हिंदू नववर्ष का प्रारंभ कब माना जाता है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से माना जाता है। इस दिन से विक्रम संवत के नववर्ष की शुरुआत होती है। प्रचलित अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि जो है अप्रैल माह में आती है। अगर हम हिंदू नववर्ष की बात करें तो हिंदू नववर्ष कब से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से। लेकिन हम किसका पालन करते हैं, ईसाई नववर्ष का, जो कि 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। ईसाई नववर्ष की हम बात करें तो ईसाई नववर्ष 1 जनवरी से आरंभ होता है और 31 दिसंबर को 1 वर्ष पूरा हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पारसी नववर्ष की। पारसी धर्म में नया जो वर्ष है वो नवरोज उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सामान्यतः नवरोज का उत्सव जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 3000 वर्ष पूर्व शाह जमशेद जी ने की थी। उसके बाद है पंजाबी नववर्ष। पंजाब में नए वर्ष का जो उत्सव है वो अप्रैल मास में वैशाखी पर्व के रूप में किया जाता है। जो आप बैसाखी मनाते हैं वो पंजाबी लोगों का नववर्ष होता है। उस दिन से वो नए वर्ष की शुरुआत मानते हैं। नए साल का प्रारंभ नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जैन नववर्ष की। जैन नववर्ष दीपावली के अगले दिन से आरंभ माना जाता है और इसे वीर निर्वाण संवत भी कहा जाता है। अगला है भोजन। अब जैसे कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का खान पान, रहन सहन अलग अलग है, तो उनके भोजन भी अलग अलग हैं। जैसे भारत के हमने यहाँ पर कुछ राज्यों का जिक्र किया है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन पकते हैं।
भोजन रीति रिवाजों, जलवायु, मौसम, उपलब्ध सामग्री के अनुसार बदलते हैं। अगर कहीं पर गर्म मौसम है तो वहाँ पर उसी के अनुसार भोजन पकाया जाता है, जहाँ पर ठंडा मौसम है वहाँ पर उसी के अनुसार भोजन पकाया जाता है। तो ये वहाँ की जलवायु, वहाँ के मौसम के और वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग राज्यों में अलग अलग भोजन पकाए जाते हैं। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर वड़ा पाव जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, गुजरात का ढोकला, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, आंध्र प्रदेश की बिरयानी और पंजाब का मक्के की रोटी और सरसों का साग, बिहार का लिट्टी चोखा, तमिलनाडु का डोसा और हिमाचल का सिद्धू, अस्कलू और बाबरू। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ राज्यों का हमने वर्णन किया है। आप अपने अनुसार और भी दूसरे राज्यों का वर्णन कर सकते हैं, वहाँ की प्रसिद्ध खान पान को जो है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं लोक कला पर। भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न लोक कलाएं प्रचलित हैं जो भारत की प्राचीन संस्कृति को जीवित बनाए हुए हैं। भारत की प्रसिद्ध लोक कला जो है वो क्या है? चित्रकला। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का मधुबनी जो चित्रकारी है वो बहुत प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी, ओडिशा की पत्ता चित्रकारी और इसी तरह लोक कला के अन्य रूप भी हैं। और भी कई राज्य हैं, जैसे आप लखनऊ की लखनवी कढ़ाई की बात करते हैं, लखनऊ में चिकन जो कलाकारी है वो बहुत प्रसिद्ध है। और भी अलग राज्यों के विषय में आप यहाँ लिख सकते हैं। लोक कला केवल चित्रकारी तक ही सीमित नहीं है, इसके अन्य रूप व स्वरूप भी हैं, जैसे कि गृह सज्जा, मिट्टी के बर्तन, जेवर, कपड़ा, वस्त्र डिज़ाइन, यानी कपड़ों पर जो हम डिज़ाइन बनाते हैं वो भी हम ले सकते हैं। कपड़ों पर जो हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो भी इसके अंतर्गत आएगा। हम जितना भी घर की सजावट में कलाओं का इस्तेमाल करते हैं वो सब यहाँ लिख सकते हैं, चाहे वो घर की सजावट हो, चाहे वो मिट्टी के बर्तनों की सजावट हो, चाहे वो हम जो गहने पहनते हैं उसके डिज़ाइंस हों, कपड़ों के डिज़ाइंस हों। तो ये सब कुछ हम लोक कला के अंतर्गत लिख सकते हैं। उसके बाद है लोक संगीत। जैसा कि सभी राज्य हैं, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी परंपराएं अलग हैं, उनके त्योहार अलग है। तो उनकी संस्कृति, परंपराओं और विरासत और पसंद के अनुरूप उनके विभिन्न लोक संगीत हैं। जैसे अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर क्या है? मदिका दप्पू और माला जमीदिका, ये वहाँ का लोक संगीत है। असम का लोक संगीत कौन सा है? बिहू गीत, कामरूपी लोकगीत और टोकरी गीत। बंगाल का बटियाली या बहुला, गुजरात का गरबा या दोहा, छत्तीसगढ़ पडवानी, पंजाब का माहिया, कर्नाटक का भावगीते, महाराष्ट्र का भावगीते, लावड़ी, पोवादा, भरुद, गोंधाल, अभंग, तुम्बादी और ओडिशा का ओडिसी या संभलपुरी और हिमाचल का झुरी, लमण या नाटी। तो इनमें से कुछ जो लोकगीत हैं, लोक संगीत हैं वो आपने सुने हैं, आपने देखे हैं, लेकिन कुछ आपके लिए नए हैं, लेकिन आपको सभी को जानना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? यहाँ पर मैंने होली और दिवाली 2 त्योहारों का वर्णन किया है। आप अपने अनुसार कोई भी त्योहार लिख सकते हैं, क्योंकि भारत तो त्योहारों का देश है। यहाँ पर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। जो त्योहार आपको पसंद हो आप उस त्योहार के विषय में लिखिए। उस दिन आपकी दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या क्या है? उस दिन का रूटीन आपका क्या होता है? सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या करते हैं वो सब आप इसके अंतर्गत लिखेंगे। जैसे होली के विषय में हमने लिखा, होली का त्योहार मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन लोग ऊंच नीच का विचार भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं। इस दिन मैं सुबह से ही काफ़ी सक्रिय रहता हूँ या रहती हूँ, तरह तरह की पिचकारियों में रंग भरकर लोगों पर फेंकता हूँ या फेंकती हूँ, स्वादिष्ट पकवान खाता हूँ या खाती हूँ, नए कपड़े पहनते हैं या पहनती हूँ। तो आप यहाँ पर अपने अनुसार लिखेंगे जो भी आप होली पर करते हैं। या दिवाली पे जैसे हम लिख सकते हैं, हमें दिवाली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसकी तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, बाजार सज जाते हैं, हर तरफ रौनक होती है। इस दिन हमारा दिन सुबह नहाने धोने से शुरू होता है। घर पर सभी लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं, मिलकर दावत बनाते हैं, हम खूब खेलते हैं। शाम को लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, मिठाइयाँ, खील खिलौने और पकवान खाते हैं, पड़ोसियों को मिठाई बांटते हैं, पटाखे जलाते हैं, दिए जलाते हैं, बड़ा मज़ा करते हैं। और कई बार हम अपनी नानी के घर या अपने चाचा चाची, मामा मामी किसी के घर भी जाते हैं या अपने पड़ोसियों के घर जाते हैं।
आप यहाँ पर अपने अनुसार इसका उत्तर लिखेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे उत्तर को ही लिखें। ये सिर्फ मैंने एक आपको उदाहरण दिया है कि इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अन्न के बारे में, क्योंकि फसलों से संबंधित जो हमने पाठ पढ़ा फसलों के त्योहार, तो वहाँ पर फसल क्या है, वो है हमारे देश का अनाज, अन्न। तो अब अन्न से संबंधित प्रश्न है। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? जैसे तिल का हमने पाठ के अंतर्गत पढ़ा था कि तिल जो है वो बहुत महत्व रखता है फसलों के त्योहार में। तिल से क्या बनता है? तिलकुट बनता है, रेवड़ियाँ बनती हैं, गज्जक जैसी मिठाइयाँ बनती हैं। और इसका औषधीय गुण क्या है? इसका औषधीय गुण भी है इनके। यह शरीर में उपस्थित जीवाणुओं और कीटाणुओं का दमन करता है, यानी हमारे बॉडी में जो जम्स होते हैं उसको ये क्या कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको स्पॉइल कर देता है और शरीर को गर्म रखता है। तिल को पीसकर चटनी में भी प्रयोग किया जाता है, तिल से तेल भी निकाला जाता है और तिल का प्रयोग खाने और दवाई के रूप में भी किया जाता है। आजकल अगर आप बर्गर खाएंगे तो बर्गर पर भी आपको तिल दिखाई देता है। तिल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसका वर्णन आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो आजकल तो हमें तेल की दुकान में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो हमारे पास गूगल जी हैं और हम गूगल जी से सब कुछ जान सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं किसी दुकान पर जाकर पता करना तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल पर भी मिल सकती है। तो तिल के अलावा हम कौन कौन से तेल हैं जो निकाले जाते हैं? सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, राई का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल, आंवला का तेल, नीम का तेल, सूरजमुखी का तेल और जैतून का तेल। जैतून क्या होता है? ऑलिव ऑयल के बीजों से तेल निकाला जाता है। पहले तेल कोल्हू द्वारा तैयार किया जाता था। इसमें पशु को बांधकर चक्की चलाई जाती थी और उसमें बीजों को डालकर पीसकर तेल प्राप्त कर लिया जाता था। बट अब इस तरह से तेल निकालने की प्रक्रिया जो है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि कुछ गांवों में ही ये प्रक्रिया जो है आज भी है। क्योंकि आज के ज़माने में मशीन आ चुकी हैं और मशीन से ही तेल को निकाला जाता है। अब मशीनों के द्वारा बीजों को पीसकर तेल गर्म करके तेल निकाला जाता है, परंतु अधिक गर्म करने के कारण इसके जो न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है, इसके अंदर जो मौजूद गुण होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कच्ची घानी का जो तेल होता है वो सबसे अच्छा होता है, जो कोल्हू द्वारा निकाला जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर होता है और उसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू होती हैं वो बिल्कुल भी कम नहीं होती। बच्चों, जो हमारा अगला शीर्षक है वो है किसान और चीज़ों का सफ़र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फसल है वो हमारी किसानों पर निर्भर है। किसान ही फसलों की पैदावार करते हैं। तो किसान और चीज़ों के सफ़र से संबंधित जो प्रश्न है वो क्या है? किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। इस प्रश्न में हमें ये बताना है, क्योंकि जो शहर के लोग होते हैं वो किसानों को इतने अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि हम तो हर चीज़ बाज़ार में जाकर ख़रीद लेते हैं, लेकिन हमने कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि किसान उन चीज़ों को कैसे उगाते हैं, उसके लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। तो आज यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से हम ये जानेंगे कि जो हम चीज़ें खाते हैं उनमें वे चीज़ें जो हैं वो किन किन चीज़ों से बनती हैं, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती हैं, हम पूरे सफ़र में किन किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ऊपर लिखे सफ़र में शामिल होने वाले जो लोग हैं उनकी दिनचर्या पता करने का मौका मिलेगा। मतलब इनकी जो डिटेल है वो आप छठी कक्षा में जानेंगे अपने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन आज हम सिर्फ अपनी कक्षा के अनुसार थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि ये चीज़ें हम तक कैसे पहुंचती हैं।
जैसे कि आलू की पकौड़ी के लिए मुख्य सामग्री हमें क्या चाहिए होती है? आलू, बेसन, मसाले और तेल। बर्फी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? खोया, घी, चीनी और इलायची। आइसक्रीम के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दूध, कस्टर्ड पाउडर, चीनी, क्रीम, चेरी। तो कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि जो हम आलू की पकौड़ी खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, वो कौन उन चीज़ों को उगाता है और वो चीज़ें हम तक कैसे आती हैं? इन सब में सिर्फ जो सबसे बड़ा योगदान है वो किसका है? किसानों का, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसानों के द्वारा ही उगाई जाती हैं। तो हमने इन सभी का एक कंबाइन जो है वो उत्तर लिख दिया है। ऊपर लिखी सभी आवश्यक सामग्री खेतों में किसान के हाथों से जन्म लेती हैं। किसान इन्हें उगाकर अथवा पैदा करके मंडी तक ले जाता है। मंडी क्या है? जहाँ पर इन चीज़ों को बेचा जाता है। मंडी में इन्हें व्यापारी किसानों से खरीद लेते हैं। उसके बाद व्यापारी इन्हें छोटे छोटे दुकानदारों को बेच देते हैं। दुकानदारों से कई बार हम ये चीज़ें खुद खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे अब पकौड़ी बनी बनाई अगर हमें मिलेगी तो उसमें क्या है? उसमें बनाने वाला उसे बनाएगा। अगर हमने आलू खरीद लिया, बेसन खरीद लिया, मसाले खरीद लिए, तेल खरीद लिए, तो हम स्वयं बना लेंगे। लेकिन हम बाज़ार से बने बनाए आलू के पकौड़े भी तो लाते हैं, तो वहाँ पर बनाने वाले मज़दूरों का भी काम होता है। तो इस प्रकार क्या होगा कि उन दुकानदारों से यह सामग्री हम खरीद लेते हैं, या जिन दुकानों पे वे चीज़ें बनाई जाती हैं वहाँ के लोग खरीद लेते हैं। इस सफ़र में यह सामग्री किसान, मजदूर, पैकिंग करने वाले, यातायात के साधन, व्यापारी तथा दुकानदार से होती हुई हम तक पहुँचती है। यानी पहले किसान ने खेतों में उगाया, फिर उसने व्यापारी को बेचा, फिर वहाँ से दुकानदारों ने खरीदा, फिर मज़दूरों द्वारा उसे बनाया गया, मतलब और उसके बाद उसकी पैकिंग की गई, फिर किसी ना किसी वाहन के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। तो इस प्रकार एक चीज़ बनने के लिए इतना लंबा जो सफ़र है, और जब यातायात के साधनों द्वारा वो पहुंचाया गया तो फिर एक व्यापारी को बेचा गया, फिर व्यापारी ने फिर आगे उसे दुकानदारों को बेचा, और उन दुकानदारों से हमने छोटी ये बनी बनाई चीज़ें भी खरीदी। तो क्या हुआ कि एक चीज़ पहुंचने के लिए कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है उस चीज़ को। तो इस सफ़र में सबसे अधिक मेहनत कौन करता है? किसान, जिसकी मेहनत को हमने जाना ही नहीं, क्योंकि हमें तो पका पकाया मिल गया, हमने पैसे खर्च किए, हमने चीज़ खरीदी और खा ली। लेकिन क्या हमने जानने का प्रयास किया कि किसान ने अपने खेतों में कितनी मेहनत से इन चीज़ों को उगाया होगा? लेकिन सबसे अधिक मुनाफा कौन ले गया? वो व्यापारी और दुकानदार, जिन्होंने किसान से कम पैसों में खरीदा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है खास पकवान से। जैसा कि इस पाठ के अंतर्गत हमने बहुत सारे पकवानों के विषय में पढ़ा था, अलग अलग त्योहार, मतलब फसलों से संबंधित जो त्योहार हैं वहाँ कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, तो उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसा कि पाठ में हमने पढ़ा था कि गया शहर से आए हुए तिलकुट खाए गए। तो गया जो है ये कहाँ पर है? बिहार में। और वहाँ के तिलकुट जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। आप अपने परिवार से भी पता कर सकते हैं, वरना और आप किताबों के माध्यम से भी पता कर सकते हैं, और आप गूगल से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा राज्य किस खान पान के लिए या किस खास पकवान के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा के पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला बहुत प्रसिद्ध है। आगरा का पेठा बहुत प्रसिद्ध है। कंडा घाट की बेसन की बर्फ़ी बहुत प्रसिद्ध है। और राजस्थान के घेवर बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मैंने कुछ राज्यों का ही वर्णन किया है। आप यहाँ पर और भी अलग अलग राज्यों के नाम लिख सकते हैं और उनके खास पकवानों का जिक्र कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। यानी जो भी कोई भी काम हो रहा है वो क्या है? क्रिया है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इनमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए आप इसे पूरा करो। जैसे कि क्रिया हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर कुछ क्रियाएं हैं: छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना और भुनना। तो ये हमें क्रियाएं जो हैं वो प्रयोग करनी है। और हम अब आज बात करेंगे बंगाली खिचड़ी की। यानी ये खिचड़ी को क्या कहते हैं? खिचड़ी। और ये किसके लिए बनाई जा रही है? 5 लोगों के लिए। और उसके लिए क्या क्या सामग्री लगने वाली है और कितनी कितनी मात्रा में लगने वाली है? अदरक 20 ग्राम, लहसुन 3 फाके, इलायची के दाने 3 छोटी, दालचीनी 2.5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, पानी 4 प्याले, मूंग दाल आधा प्याला, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, तेज पत्ता 2, जीरा आधा छोटा चम्मच, बारीक कटी हुई प्याज 1 मंझोल, चावल धुले हुए 1 प्याला,
फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई 200 ग्राम, आलू छीलकर चाटा टुकड़ों में कटे हुए 2, मटर के दाने आधा प्याला, धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई आधा छोटा चम्मच, चीनी 1 छोटा चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच और नमक और हल्दी अंदाज से। तो ये बंगाली खिचड़ी की ये रेसिपी के लिए ये इन सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इन्होंने ये रेसिपी लिखी हुई है, ये विधि लिखी हुई है। हमें क्या करना है, हमें इसमें सिर्फ क्रिया लगानी है। जैसे विधि क्या है इसकी, इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। तो यहाँ पर हमने क्रिया क्या लिखी, पीस। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। तो भून आ गई यहाँ पर क्रिया। अब दाल निकालकर पीस लो, पीस यहाँ पर क्रिया आ गई। तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। तेल गर्म हो जाने पर जो चुटकुले पत्ते और जीरा डालो या वो जो आपने देखा तेज पत्ता और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भुनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक भुनो। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह से मिलाओ। शेष पानी डालकर एक बार चलाओ, कुकर बंद कर दो और तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो, मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो गर्मा गर्म। तो यहाँ पर हमने क्रियाएं लगाई, पीस, भुनो, पकाओ, छौंक, परोसो। तो इस प्रकार आपने इस विधि को पूरा कर लिया। अगला है, मतलब यहाँ पर आपको एक सजेशन दिया गया है कि छुट्टी के दिन घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो। तो जब आपके घर में आपकी मम्मी कभी खिचड़ी बनाए तो आप ये देखें कि आपकी मम्मी किस प्रकार खिचड़ी बनाती हैं और आप उनकी खिचड़ी बनाने में मदद करें। अगला जो है वो है एक गतिविधि। खाने से जुड़ी कुछ अनेक क्रियाएं भी सोचो। जो हम खाते हैं उसके बारे में कभी आपने सोचा है कि पुराने ज़माने में कैसे खान पान होता था, खाना किन बर्तनों में बनाया जाता था, और जब हम खाना बनाते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, किन किन सावधानियों को बरतते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ खाना तरह तरह से बनाया जाता है। पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो खाना प्रेशर कुकर में नहीं बनता था, मिट्टी या पीतल के बर्तनों में पकाया जाता था और चूल्हे पे बनाया जाता था। तब गैस का इतना प्रचलन नहीं था, प्रेशर कुकर नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे तरक्की हुई तो हमने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद जब हम खाना पकाते हैं तब हम क्या क्या करते हैं, पकाने से पहले हम क्या करते हैं, आवश्यक सामग्री में से कूड़ा करकट छांट लिया जाता है। अगर हम चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं या सब्जियां काट रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से चावल में से कंकड़ चुन लेते हैं, दाल में से कंकड़ चुन लेते हैं, सब्जियों में से जो सूखे हुए पत्ते हैं, जो एरिया सब्जी का खराब हो चुका है हम उसे काट कर निकाल देते हैं। तो हम पकाने से पहले क्या करते हैं, जो कूड़ा करकट है वो छांट देते हैं। उसके उपरांत हम क्या करते हैं, जो हमारी सामग्री है जिससे हम खाना बनाने वाले हैं उसे हम धोते हैं। ईंधन और समय की बचत हो सके, ईंधन यानी गैस की और टाइम हमारा बच जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम दाल और चावल बनाने वाले हैं तो हम उसको थोड़ी देर पहले भिगोकर छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब चावल और दाल भीग जाते हैं तो वो जल्दी पक जाते हैं और हमारी गैस भी बचती है। इसके पश्चात क्या करते हैं, पकने के लिए डाला जाता है। पक जाने पर गर्मा गर्म परोसा जाता है। इस प्रक्रिया में यदि कुछ व्यर्थ सामग्री बच जाए, सॉरी यहाँ पर बच शब्द का प्रयोग आना चाहिए था, यदि कुछ सामग्री बच जाए तो उसे हम पशुओं को दे देते हैं। जो सामग्री नहीं दी जा सकती उसको हम खाद बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसा कि जो हम पौधों में खाद डालते हैं, हम वो भी अपने घर में स्वयं बना सकते हैं। तो ये एक जनरल सी बात है, आप अपने अनुसार यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। खाने से संबंधित जो भी आप अपने घर में देखते हैं उसका वर्णन आप इस प्रश्न के अंतर्गत कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने फसलों से संबंधित त्योहार के जो अभ्यास प्रश्न हैं उस पर चर्चा की। धन्यवाद।